बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की सूरत हाल अब उस मरहले में दाखिल होने वाली है जहां अमेरिका का असल प्लान सामने आएगा और सूरत हाल आपके सामने है कि आज़रबाईजान और ईरान में एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है। इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा और ईरान की सलामती किस तरह अब पहली मरतबा शदीद ख़तरे में पड़ गई है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि भारत के साथ ईरान को शिकवा पैदा हो गया है कि उसने जो ईरान का सबसे बड़ा बहरी जंगी जहाज़ अमेरिका के हाथों तबाह हुआ है, तो उसमें भारत का किरदार भी शामिल है। भारत ने इसकी तरदीद की है, लेकिन इस तरदीद के बावजूद ईरानी हल्के भारत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि दुनिया भर में ईरान के हामी ये कह रहे हैं कि भारत ने ईरान की पुश्त में छुरा घोंपा है। ईरान की मुज़ाहमत मध्यम पड़ने लगी है, यानी मध्यम पड़ गई है भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही अगर बात करें तो वो ये है कि मध्यम पड़ने का आगाज़ हो गया है। और पिछले 2 दिनों के अंदर अमेरिका तो ये कहता है कि 83% मिज़ाइल ईरान के कम हो गए हैं, लेकिन अगर इसमें हम मुबालगे का अंसर कम कर दें, हटा दें, तो तब भी ये लगता है कि ईरान की 70% मुज़ाहमत जो है वो अब कम पड़ गई है। अब वो 30% मुज़ाहमत कर रहा है। और एक ख़बर ये है कि ईरान के उन तमाम मिज़ाइल ठिकानों का पता चला लिया गया है जो ज़ेरे ज़मीन हैं, जो बंकरों में हैं और जो पहाड़ों के नीचे कारखानों की शक्ल में है। उनकी निशानदही का अमल अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस ने मुकम्मल कर लिया है। और अब BBC और अरेबिया TV के मुताबिक अगला मरहला इन ज़ेरे ज़मीन बैंकर्स को निशाना बनाने का है जिनका पहले इल्म नहीं था, लेकिन अब वो कहते हैं, उनका दावा है कि तकरीबन तमाम ठिकानों का उन्होंने पता चला लिया है। तो शुरू करते हैं आज़रबाईजान का जिक्र, जो असल में बहुत अहम मामला है और अंदाज़ों से ज़्यादा पाकिस्तान में तो इस ख़तरे की नौइयत का किसी ने असेसमेंट किया ही नहीं है, बल्कि लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं है। यहाँ तजिया नगार आवाम को जज्बाती तौर पर अपील कर रहे हैं कि अमेरिका को मार गिराया, अमेरिका भाग गया, अमेरिका थक गया, अमेरिका टूट गया। वही सूरत हाल जब इराक़ पर हमला हुआ था तो हमें ये बताया जाता था कि अब अमेरिका के 36 टुकड़े होने वाले हैं और सद्दाम हुसैन अमेरिका को लंबा लिटा देगा। तो उस वक्त भी इनका सौदा खूब बिका था और अब भी इनका सौदा बिक रहा है। अवाम को हकीकी सूरत हाल से ये लोग आगाह नहीं कर रहे। मसलन 2 दिन से ये हमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल और अरब मुल्कों के पास, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, अमारात वगैरह के पास जो इंटरसेप्टर मिज़ाइल होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अब इनके पास जवाब देने की सकत नहीं रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इनके पास 6-7 दिन का अब भी ज़ख़ीरा मौजूद है। और असल सवाल ये नहीं है कि ज़ख़ीरा ख़त्म होने वाला है, असल सवाल ये है कि क्या ज़ख़ीरा ख़त्म होने दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि नहीं, किसी भी सूरत पर यह ज़ख़ीरा कम नहीं होने दिया जाएगा और अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी है। और जहाँ तक वो लागत का इशू है तो वो ठीक है, अमेरिका को और इसराइल दोनों को, बल्कि अरब मुल्कों को भी इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन भारी कीमत अदा करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंटरसेप्टर मिज़ाइलों की तैयारी या ख़रीदारी बंद कर देंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इससे पहले ही ईरान की जो कैपेसिटी है मुज़ाहमत करने की, जवाबी हमला करने की, रिटेलिएशन की, वो दिन ब दिन कम पड़ती जा रही है। कल भी आपने देखा कि अमारात, जिस पर वो रोज़ाना 30-35 मिज़ाइल दागता था, कल उसने अमारात पर सिर्फ 7 मिज़ाइल गिराए, यानी फेंके, और जिनमें से 6 को अमारात वालों ने गिरा लिया। 7वां जो था वो जाकर निशाने पर लगा और ज़ाहिर है वो नुकसान भी हुआ। अमारात में भी नुकसान हुआ, सऊदी अरब में भी नुकसान हुआ, कुवैत, कतर, बहरीन, हर जगह पर जहाँ भी मिज़ाइल लगते हैं नुकसान हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इसराइल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ख्याल में इसराइल एक ऐसी जालिम कुव्वत है कि अगर उसकी एक बिल्डिंग भी गिर जाए तो हमें यकीन नहीं आता कि ये कितनी खुशी की बात है कि इसराइल को भी ज़ख्म पहुँची। वहाँ तो सिर्फ तल अवीव में 200 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं इस बमबारी से। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल को हम या दुनिया का कोई मुल्क या ईरान काबू में कर सकता है?
تو جواب ہے کہ اس وقت تک اسرائیل کو قابو نہیں کیا جا سکتا جب تک اتنی ہی مالیت اس ملک کی معیشت کی نہ ہو جائے جتنی اسرائیل کی ہے. اور اسرائیل کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اس کا ہر نقصان پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کے پاس ہتھیار کم پڑ جائیں تو وہ فوراً سپلائی ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسے کم پڑ جائیں تو امریکہ گرانٹ دے دیتا ہے. یعنی اسرائیل ایک مالدار ملک، دنیا کی مالدار ترین کمیونٹی کا ملک، اسے امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اسے دنیا بھر کے یہودی سرمایہ دار اسے پیسہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اسے نقد رقم دیتا ہے ہتھیاروں کے علاوہ. تو یہ صورتحال جب تک پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی ملک اسرائیل کے مقابلے میں ایسا سامنے آئے جس کی مالیت اتنی ہی مضبوط ہو جتنی اسرائیل کی ہے، تب تک اسرائیل کو اوور کم کرنا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کے پاس میزائل قوت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور کل امارات میں اور قطر میں اور کویت میں انہوں نے بم پھینکے، میزائل چلائے، لیکن میزائل کم تھے اور ڈرون زیادہ تھے. یہی صورتحال اسرائیل کی رہی. وہاں 8 یا 9 میزائل انہوں نے داغے، باقی 150 کے قریب ڈرون چلائے، روانہ کیے. لیکن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 میزائل آذربائیجان پر داغ دیے. آذربائیجان جو مین لینڈ ہے اس پر نہیں گرے، لیکن آذربائیجان کا ایک صوبہ ہے جو آذربائیجان سے ہٹ کر واقع ہے، جسے نخچیون کہتے ہیں. تو یہ نخچیون ترکی کے بارڈر پر ہے. اس کا ایک بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، ایک بارڈر ترکی کے ساتھ لگتا ہے اور ایک بارڈر آرمینیا کے ساتھ لگتا ہے. یعنی 3 طرف سے یہ گھرا ہوا ہے اور آذربائیجان سے، باقی آذربائیجان سے کٹا ہوا ہے. ایک گھرا ہوا الگ علاقہ جس کا باقی ملک سے زمینی رابطہ نہیں ہے. یعنی ایک طرف جنوب میں ایران ہے، مغرب میں ترکی ہے اور مشرق میں آرمینیا ہے. اور آرمینیا کو کراس کر کے پھر آذربائیجان کا مین لینڈ کا علاقہ آتا ہے. تو جہاں 2 ڈرون پھینکے گئے اور بعد میں پھر ایران نے وضاحت جاری کی کہ یہ میزائل ہم نے نہیں داغے، لیکن آذربائیجان نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سعودی عرب نے ایران کا یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ریفائنری پر حملے میں ایران ملوث نہیں ہے. اور پھر یہ سٹوری بھی سامنے آئی کہ یہ حملہ دراصل اسرائیل نے کیا، لیکن سعودی عرب اس ایران کی اس تردید کو اس لیے نہیں مانتا کہ ریفائنری کے باہر جو میزائل کے ٹکڑے گرے، جو آگ لگنے سے یا جل کر راکھ ہونے سے بچ گئے، وہ ایرانی ساختہ ہیں اور ان پر ایران کا وہ سارے جو مارکس ہوتے ہیں وہ سارے ایران کے ہیں. اور اس کی جو جاسوسی ہوئی ہے وہ بھی یہی ہوئی ہے کہ ایران نے یہ میزائل عراق کی سرزمین سے داغے اور اسرائیل ملوث نہیں تھا. یہ سعودی عرب کا یقین ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب نے اس دعوے کو مسترد کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. اور پھر کل گلف ممالک 6 کے 6 گلف ممالک نے مشترکہ جو بیان جاری کیا اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. وہ اس موقف کو نہیں مان رہے کہ فلاں حملہ تو ایران نے کیا تھا، لیکن فلاں حملہ ایران نے نہیں کیا تھا، یہ کوئی اور آ کر کام ڈال گیا ہے. اس کو گلف کونسل نہیں مان رہی. اچھا، آذربائیجان کی طرف آنے سے پہلے یہ تھوڑا سا انڈیا کا ذکر مجھے ایک ماضی کے حوالے سے، اور کوئی بہت پرانی بات نہیں، 7-8 سال 6-7 سال پہلے کی بات ہے. بھارت میں مشترکہ جلسے شروع ہوئے تھے. ایرانی مولوی اور وہاں کے ہندوستان کے مقامی مولوی، پرو ایران مولوی جو ہیں، اور بی جے پی کے لیڈر ایک ہی سٹیج پر بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے. اور ایک جلسے کی ویڈیو تو میں نے محفوظ بھی کی. اب میں اس کو ڈھونڈوں گا اگر مل گئی، کیونکہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز بعد ازاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نئے حالات میں یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہ ہو گئی ہوں. تو یہ کوئی راجستھان کا جلسہ تھا جس میں ایران کے 2-3 مولوی تھے، 2-3 مولوی تھے ایران کے پرو ایران انڈیا کے، اور 2-3 بھگوے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ صدارت بھگوا کر رہا تھا. بھگوا یعنی بی جے پی کے لیڈر. تو اس جلسے میں جو ہندوستان کا پرو ایران مولوی تھا اس نے یہ تقریر کی اور اس نے ایران کو ہندوستان کی طرف سے خطاب کیا، ایران کو ہندوستان کی طرف سے مخاطب کیا. اور ظاہر ہے وہ ایسے مخاطب تو نہیں کیا تھا، وہ ایرانی مولویوں کی وہ جو اس وقت لہر آئی ہوئی تھی، ایران سے مولویوں کی تعداد، بہت بڑی تعداد دھڑا دھڑ
भारत के मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रही थी। और फिर उसी वक्त ये वही ज़माना था जब ये एक तय हुआ था कि भारत के अहले तशय्यो को ये खामनाई साहब का हुक्म था कि आपने इलेक्शन में बीजेपी का साथ देना है, कांग्रेस का साथ नहीं देना, क्योंकि भारत में जब से बरसगीर आज़ाद हुआ है तो तब से मुसलमानों की एक पॉलिसी ये रही है कि वो फ़िरका परस्त हिंदुओं के मुकाबले में कांग्रेस को वोट देते आए हैं हमेशा, क्योंकि फ़िरका परस्त पहले तो इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनके बहुत सारे ये स्प्लिंटर किस्म के ग्रुप मौजूद थे। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुद तो इलेक्शन में नहीं आती थी, लेकिन उसकी हामी पार्टियाँ मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हलकों में इनफरादी तौर पर भी उम्मीदवार खड़े करती थी और मुसलमान देते थे कांग्रेस को वोट। और फिर जब बीजेपी की लहर आई तो मुसलमानों ने ज़्यादा इत्तेहाद के साथ कांग्रेस की हमायत शुरू की ताकि बीजेपी का उम्मीदवार ना जीते, कांग्रेस का उम्मीदवार जीते। और इसके बदले में कांग्रेस मुसलमानों का कोटा टिकट का थोड़ा सा बढ़ा देती थी। जितनी मुसलमानों की परसेंटेज है आबादी में, उतनी टिकटें तो मुसलमानों को कभी नहीं मिली, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती थी। लेकिन फिर खामनाई साहब का हुक्म था कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं देना, आपने बीजेपी को वोट देना। और फिर बीजेपी और ईरानी कल्ट जो था ये एक साथ पूरे इंडिया के मंच पर नमूदार हुआ और वो हल्के भी मुसलमान उम्मीदवार या मुसलमानों के हामी उम्मीदवार हार गए, जहां हमेशा एंटी बीजेपी उम्मीदवार हारा करते थे। तो ये हुआ। तो अब मुझे वो मंजर याद आया कि इतनी ज़्यादा दोस्ती फिर ईरान ने भारत के लिए चाह बिहार का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो किस तरह ख़त्म हुआ। और हाँ, मुझे याद आया कि मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि ईरान के तमाम सूबों में हमले हो रहे हैं, सिवाय बलूचिस्तान के और 3 सूबे खुरासान के, बाकी सब जगह हमले हो रहे हैं। तो मुझे ये बताना भूल गया कि बलूचिस्तान का इलाका है चाह बिहार, वहाँ भी अमेरिका ने बमबारी की थी और एक समुद्री जहाज़ ईरान का डुबोया था। तो खैर, चाहे बिहार का प्रोजेक्ट आपको याद होगा कि वो उसका बुनियादी मकसद ईरान और भारत का बाहमी फ़ायदा नहीं था, बल्कि बुनियादी मकसद पाकिस्तान का नुकसान था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस बुनियाद पर इंडिया और ईरान दोस्त बन गए, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर चुका था और भारत भी दुश्मन डिक्लेयर कर चुका था। तो इसके बाद ये इत्तेहाद हुआ, लेकिन फिर हालात बदले और जब शाम हाथ से चला गया तो उस वक्त ईरान ने फिर दोबारा पाकिस्तान को दोस्ती का संदेशा भेजा और पाकिस्तान ने कबूल किया। और पाकिस्तान ने उसके बाद ईरान की हमायत की, ईरान का साथ दिया और ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए तशक्कुर की नारे और तशक्कुर की करारदाद भी पास हुई। अच्छा, अब हम आते हैं असल इशू पर। ईरान के नुकसानात जो हो रहे हैं और जो इंडिया अपने अमेरिका और इसराइल के जो नुकसानात हो रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के नुकसानात हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उनको किसी तज्ज़िये में ब्रेक किया जाए, वो अखबारात में एक एक तफसील छप जाती है। लेकिन आज़रबाईजान का इशू सामने हमारे मीडिया में नहीं आ रहा। आज़रबाईजान और कुर्दिस्तान, ये 2 फ्रंट खुलने जा रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी प्लानिंग के तहत, अमरीकी साजिश के तहत। तो अभी आज़रबाईजान के सदर इलियाफ ने ये ऐलान किया है कि हम ईरान से बदला लेंगे। अब इस ऐलान का मतलब ये नहीं है कि कल ही आज़रबाईजान ईरान पर हमला कर देगा, लेकिन ये एक ऐलान है इस बात का कि अब वो मरहला आ गया है जब आज़रबाईजान और ईरान की जंग होगी, और ये जंग होकर रहेगी, क्योंकि अमरीकी प्लानिंग है। और आपके इल्म में है कि आज़रबाईजान भी शिया अक्सरियत का मुल्क है और ईरान भी शिया अक्सरियत का मुल्क है। 2 फ़र्क हैं। एक फ़र्क तो मसलक का ये है कि आज़रबाईजान ये सियस्तानी ग्रुप के शियों से ताल्लुक़ रखता है, और सियस्तानी ग्रुप वो है आयतुल्ला सियस्तानी इराक़ वाले, जो 12 इमामों को जो उनका मुकम्मल पुराना अक़ीदा है उसको मानते हैं, जबकि ईरान ने ये 12 इमामी अक़ीदे में वलायत फ़िक़ी का इजाफ़ा किया है। ये अक़ीदे का फ़र्क क्या है, ये हमारा मौजू नहीं है। वो जो भी अक़ीदा उनका है और जो भी अक़ीदा उनका है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इख्तिलाफ़ की। इराक़ में अक्सरियत जो है अहले तशय्यो की, वो सियस्तानी की फ़िक्र की हामी है कि यानी जो नज़रिया अक़ीदा 12 इमामी पुराने ज़माने से चला आ रहा है उसी को चलना चाहिए, उसमें रद्दो-बदल नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है। जबकि ईरान की अक्सरियत, ईरानी मजहबी अनासर की अक्सरियत वलायत फ़िक़ी को मानती है, और इस बुनियाद पर ये तकसीम, एक तकसीम तो ये हो गई आज़रबाईजान में और ईरान में, और दूसरी तफरीक ये है कि आज़री हैं तुर्क और वो फ़ारसी कौम को अच्छा नहीं समझते। ये एक बदकिस्मती की बात है। मुसलमानों के तमाम ममालिक में, अक्सर ममालिक में ये जो
नस्ली तफव्वुक का जो भी सोच है ये पाई जाती है, और ये आज़रबाईजान भी इसी का शिकार है। वो समझता है कि हम तुर्क लोग जो हैं ये फ़ारसी नस्ल वालों से फ़ाइक हैं और हमारा दर्जा बुलंद है। जिस तरह फ़ारसी ये समझते हैं कि हम अरबों से बरतर हैं, और जिस तरह अरब ये समझते हैं कि हम फ़ारसियों से बरतर हैं, यानी अरबो अजम की वो पुरानी कशमकश, वो सारा किस्सा आपके सामने है। तो एक कशमकश ये है, दोनों इस्ना अशरी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले शिया मुल्क हैं, लेकिन दोनों की मुखालफत और दुश्मनी ख़ासी ज़्यादा है। इनकलाब ईरान के बाद, यानी ख़ुमैनी साहब के इनकलाब के बाद ये दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि तबरेज़ में या आज़रबाईजान के दूसरे शहरों में, ईरानी आज़रबाईजान के दूसरे शहरों में जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट खेलों का होता है और उसकी लाइव नशरियात चल रही होती है, तो स्टेडियम से ये नारे आज़री शहरों में गूंजते हैं और फिर टीवी को सेंसर करना पड़ता है, जिसमें वो उस टीम की हमायत करते नज़र आते हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ खेल रही होती है। और अगर वो जीत जाए तो जश्न मनाते हैं, अगर वो हार जाए तो शोक मनाते हैं। तो ये चीज़ें बढ़ गई है। अच्छा, अब आज़रबाईजान की जो आबादी है ईरान के अंदर, ये कुछ छोटी आबादी नहीं है। ये है 2,35,00,000, यानी जो आज़रबाईजान, जमहूरिया आज़रबाईजान है, जो अलग मुल्क है, जो कोहे काफ का मुल्क है, और जिसकी तुर्की से दोस्ती है, और जो इसराइल का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, और जो अमेरिका का भी दोस्त है, और जिसने पिछली जंग में आर्मीनिया को शिकस्त दी, उसकी आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़। लेकिन जो ईरान के अंदर आज़री सूबे हैं, और ये 5 सूबे हैं आज़री अक्सरियत के, 5 सूबे, तो इन 5 सूबों में जो आज़री अवाम है, और इन 5 सूबों से हटकर दूसरे इलाकों में भी जो आज़री फैले हुए हैं, उनकी तादाद है 2,35,00,000। ये कुछ छोटी आबादी नहीं है, क्योंकि ईरान की कुल आबादी आपके इल्म है कि 9 करोड़ है। 9 करोड़ आबादी में ये 2,35,00,000 आज़री हैं और 1,50,00,000 हैं कुर्द। यानी ये मिलाकर कितने बन गए? 2 करोड़ और 1.5 करोड़, 3.5 करोड़ 35,00,000, तकरीबन 4 करोड़ या 4.25 करोड़ कर लें, 4.25 करोड़ से कुछ ज़्यादा। जबकि फ़ारसी आबादी, यानी जिसको हम ईरानी कहते हैं, ईरानी आबादी ईरान के अंदर है 4,90,00,000, 5 करोड़ लगा लें आप। यानी 9 करोड़ के मुल्क में 5 करोड़ ईरानी हैं, 4 करोड़ तो आज़री और कुर्द हो गए, इसके अलावा बलोच हैं, इसके अलावा अरब हैं, और इसके अलावा कुछ छोटी कौमें हैं, कुछ तर्कमान हैं, और खुरासान में एक और कौम भी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो छोटी है। तो इस वक्त ईरान अमलन बटा हुआ है कि एक तकरीबन 5 करोड़ ईरानी हैं, और तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा गैर ईरानी हैं जो इस वक्त ईरान से अलहदगी का सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। तो प्लानिंग ये है कि जब आज़रबाईजान और ईरान की कशमकश, इनके दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ा दी जाए कि जंग के हालात पैदा हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि इस शुमाल मगरबी कोने में जो आज़री सूबे हैं उनके नाम बता दूं। एक तो है मशरक़ी आज़रबाईजान, दूसरा है मगरबी आज़रबाईजान, तीसरा है ज़ंजान, चौथा है कज़वीन, और 5वां है अर्दबील। ये 5 सूबे आज़री अक्सरियत के हैं, जबकि एक सूबा है हमदान, हमदान नहीं हमदान। तो हमदान जो है, ये सूबा जो है, इसमें आज़री तकरीबन 40% आबादी आज़री की है, लेकिन मजमूई तौर पर अक्सरियत इसमें ईरानियों की है। ये जो अक्सरियत वाले आज़री सूबे हैं उनके नाम मैंने बता दिए, दोबारा सुन लीजिए। अर्दबिल, मशरक़ी आज़रबाईजान, मगरबी आज़रबाईजान, और ज़ंजान और कज़वीन। इसी तरह कुर्दिस्तान के भी 3 सूबे हैं, कुर्दिस्तान, ईलाम और किरमानशाह। ये 3 सूबे कुर्द अक्सरियत के हैं। आगाज़ कुर्दिस्तान से होने वाला है, और वहाँ ईरान ने इराक़ी कुर्दिस्तान में कल बमबारी की, मिज़ाइल फेंके, बल्कि हवाई जहाज़ों से भी बमबारी की। जो उसके पास 3-4 बमबार तैयारे रह गए हैं उनसे। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि अमेरिका ने जो ईरान के अंदर कुर्द हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है कि आपने अब अपने इलाके पर कब्ज़ा करना है, और ये इनके जो लश्कर हैं ज़ाहिर है रवाना होंगे इराक़ी कुर्दिस्तान से, ईरान के अंदर दाखिल होंगे। तो ईरान ने उसको प्रीएम्प्ट करते हुए कुर्दों पर बमबारी की है। उस बमबारी का कितना नुकसान हुआ ना तो ईरान ने बताया और ना ही कुर्दिस्तान वालों ने बताया। लेकिन एक तरफ से ये कुर्दिस्तान के लोग इलाका हथियाएंगे, और दूसरी तरफ से आज़रबाईजान से एक जलगार शुरू होगी, और फिर यूँ वो शिकस्त व रेख्त शुरू होगी, जिसका एक नुक्ता बलूचिस्तान भी हो सकता है। अल्लाह महफूज रखे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।